स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग, आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस का सीरीज स्टार्ट की हूँ, जो कि पेपर 3 है आप लोगों का, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम हिंदी में आरंभिक बाल्यावस्था एवं अभिभावकता कहते हैं। स्टूडेंट इसका पार्ट 1 आप लोगों का हो गया था, आज आप लोगों का पार्ट 2 है। स्टूडेंट जो को करिकुलर के बच्चे हैं वो अभी 5 अक्टूबर तक वेट करेंगे। स्टूडेंट उनका हम 6 अक्टूबर से क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी परिचित हैं आप लोग उनको ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए। जो आपके जूनियर हैं स्टूडेंट, वो को करिकुलर के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। मेजर और माइनर सब्जेक्ट चलने की वजह से क्या होता है, टाइमिंग कम मिलने से क्लासेस जो है को करिकुलर के अधिकतर कॉलेजेस में नहीं लग पाती हैं, तो वो बच्चे परेशान होते हैं। अगर आप लोगों के परिचित हैं या रिलेटिव्स हैं तो आप उन्हें ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि वो भी अपने को करिकुलर की तैयारी बेहतर कर सके। स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व सेवा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं हैं। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व सेवा कार्य में उपलब्ध कुछ सेवाएं हैं। तो आपका ऑप्शन ए है शिशु देखभाल व डे केयर, बी ऑप्शन है नर्सरी स्कूल गैर सरकारी संगठन जिसको हम क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं, तीसरा है आईसीडीएस और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है यानी अर्ली चाइल्डहुड के लिए देखभाल और सेवा कार्य का जो क्षेत्र होता है ये सभी होता है। मतलब शिशु देखभाल व डे केयर में भी क्या होते हैं, मतलब बच्चों की देखभाल होती है, नर्सरी स्कूल में भी होता है, और आपका एनजीओ जो है उसमें भी, और आईसीडीएस के तहत भी होता है। स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाए, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की वैकल्पिक देख रेख का अर्थ है। ठीक है, वैकल्पिक देख रेख का क्या अर्थ होता है? तो पहला ऑप्शन है माता पिता का विकल्प, दूसरा ऑप्शन है दादा दादी का विकल्प, तीसरा ऑप्शन है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट वैकल्पिक देख रेख का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आपका माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का जो विकल्प होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैकल्पिक देख रेख बोलते हैं। ठीक है, वैकल्पिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की, मतलब कोई विकल्प न होना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, माता पिता की अनुपस्थिति हो रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, विकल्प नहीं है, तो वही वैकल्पिक देख रेख का मतलब क्या होता है, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को आपको स्टूडेंट क्या करेगा, ये ऑप्शन ही उठा के दे देगा कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल को क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शन में रहेगा डे केयर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा डे केयर, ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का कि शिशु पालन गृह हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट आपका वैकल्पिक देखरेख, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, जो माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की जो देखभाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैकल्पिक देखरेख बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क किसका फुल फॉर्म है, एनसीएफ का। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, समेकित बाल विकास सेवाएं। समेकित बाल विकास सेवाएं, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा आपका समेकित बाल विकास सेवाएं। ठीक है स्टूडेंट, इस याद रख लीजिएगा, हिंदी में इसका क्या होता है, समेकित बाल विकास सेवाएं। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने आयु के बालक आते हैं। यानी जो आईसीडीएस प्रोग्राम की शुरुआत जो हुई है तो उसमें जो है बालकों की एज क्या रखी गई है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आईसीडीएस के अंतर्गत जो बालक को जो सेवा सुविधा जो दी जा रही है तो उनकी जो आयु है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष होनी चाहिए, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है 0 से 6 वर्ष के लिए, 0 से 7 वर्ष है, 0 से 8
8 वर्ष है, और डी ऑप्शन मान लीजिए 2 से आपका 8 वर्ष है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो ICDS जो कार्यक्रम चलाया गया स्टूडेंट, तो वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की परिवार तथा शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आपका ऑप्शन ए है डे केयर, ऑप्शन बी है ICDS, ऑप्शन सी है आपका CSWB और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा, परिवार तथा शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम आपका क्या है, ICDS है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है कि भारत में परिवार तथा शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है परिवार तथा शिशु कल्याण के लिए चलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका ICDS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है कि वयस्क केंद्रिक उपागम, ऑप्शन बी है बाल केंद्रिक उपागम, ऑप्शन सी है शिशु केंद्रिक उपागम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सॉरी स्टूडेंट, देखिए बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमता को ध्यान में रखकर जो शिक्षा प्रदान करना, यानी कि मतलब किस मेथड से, किस प्रोसेस से या किस प्रशिक्षण से जो है बालक को शिक्षा दी जा रही है। कि स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाती है उस उपागम या उस दृष्टिकोण को या उस सुविधा को हम क्या कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, वो जो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, यानी बाल केंद्रित उपागम कहा जाता है। माने बच्चों का किस में रुचि है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी क्षमता क्या है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाल केंद्रित उपागम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की 3 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा किस माध्यम से प्रदान की जाती है। आपका ऑप्शन ए है नर्सरी स्कूल, ऑप्शन बी है आपका किंडरगार्टन, ऑप्शन सी है आंगनबाड़ी और ऑप्शन डी है ये सभी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 से 6 वर्ष के बालकों को किस माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, नर्सरी स्कूल में भी बच्चों को भेजा जाता है, किंडरगार्टन में भी भेजा जाता है, आपका आंगनबाड़ी भी है, ये भी आपका मतलब क्या है, पूर्वशालीन शिक्षा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो किंडरगार्टन के जनक कौन है। ठीक है, किंडरगार्टन के जनक कौन है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, फ्रोबेल है। क्या कौन है स्टूडेंट, फ्रोबेल जो है वो क्या है, किंडरगार्टन के जनक हैं। ठीक है, फ्रोबेल याद रखिएगा कि किंडरगार्टन के जनक कौन है, तो फ्रोबेल है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो आपका ऑप्शन ए है पूर्वशालीन शिक्षा का महत्व, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं सफाई, परिवार नियोजन, तीसरा है बाल्यावस्था में रोग एवं सुरक्षा और आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करते समय हमें क्या होता है, ये सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे शाला पूर्व शिक्षा का मत, यानी उनको बताना पड़ता है, जो गार्जियन होते हैं उनको ये समझाने की कोशिश किया जाता है कि पूर्व शाला शिक्षा का जो है महत्व जो होता है बहुत होता है। फिर क्या है, बच्चों की आप कैसे स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को आप कैसे जानेंगे, बच्चों की हाइजीन कैसे आप करेंगे, सफाई का मतलब क्या होता है, हाइजीन स्वच्छता पर ध्यान, परिवार नियोजन क्यों अपनाना चाहिए, ये सब भी। बाल्यावस्था में रोग और सुरक्षा, बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे मतलब फ्री होकर खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको संक्रमक होने की या उनमें संक्रमण होने की जो संभावनाएं होती हैं वो अधिक होती हैं। तो ये भी है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की शिशु शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, शिशु शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है नर्सरी एजुकेशन, ऑप्शन बी है नर्सरी स्कूल, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो शिशु शिक्षा होती है स्टूडेंट, तो उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि उसे हम नर्सरी एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, शिशु शिक्षा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, नर्सरी एजुकेशन बोलते हैं स्टूडेंट। इसे आप राइट डाउन करिए स्टूडेंट, और क्वेश्चन अभी रिमेन बचा है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अभिभावक शिक्षण से फ़ायदे हैं। ठीक है, अभिभावक शिक्षण से क्या क्या फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका मानसिक स्वास्थ्य बनाने में, बी ऑप्शन है बालक की शिक्षा पर उचित दृष्टिकोण में, सी ऑप्शन है बालक की आवश्यकता व योग्यता का ज्ञान, डी ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो अभिभावक शिक्षण जो होता है स्टूडेंट, तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, जो भी अभिभावक शिक्षित होते हैं तो उनको क्या होता है, उनको बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी होती है। फिर क्या है, बच्चे के मतलब एजुकेशन पर कैसे वेस्ट करना है, कहाँ पर बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, ये जानकारी हो जाती है। और तीसरा क्या है आपका कि बालक की आवश्यकता और योग्यता का ज्ञान हो जाता है, यानी कि बालक को किस एज में कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है ये, और उनकी योग्यता क्या है, ये सभी जो है ज्ञान हो जाता है किसको, जो एक शिक्षित अभिभावक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। फिर है अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता कौन है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है विवेकानंद और ऑप्शन डी है फ्रोबेल। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता का मतलब स्टूडेंट क्या है, जनक पूछ रहा है। ठीक है, या बेसिक शिक्षा जो किसके द्वारा दी गई है, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, बेसिक शिक्षा के जनक कौन है, बेसिक शिक्षा के प्रणेता कौन है, और बेसिक शिक्षा को देने, बेसिक शिक्षा जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट आपका गांधी जी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रारंभिक बाल शिक्षा व देखभाल संपूर्ण जीवन की प्रथम व प्रमुख सीढ़ी है। ठीक है, प्रारंभिक बाल शिक्षा व देखभाल संपूर्ण जीवन की प्रथम व प्रारंभिक सीढ़ी है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेडरिक फ्रोबेल, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी है गांधी जी और ऑप्शन डी क्या है विवेकानंद। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो प्रारंभिक बाल शिक्षा और देखभाल संपूर्ण जीवन की प्रथम व प्रमुख सीढ़ी होती है, यह कथन किसका है या किसके द्वारा कहा गया है। तो याद रखिएगा कि फ्रोबेल के द्वारा, फ्रेडरिक फ्रोबेल, इनका नाम पूरा है आपका स्टूडेंट फ्रेडरिक फ्रोबेल है। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो इनके द्वारा कहा गया। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के जनक कौन है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के जनक कौन है। आपके ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है फ्रोबेल, ऑप्शन सी है गांधी जी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा जो है किसके द्वारा दिया गया, या सॉरी इसके जनक कौन है, तो याद रखिएगा कि रूसो है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो किंडरगार्टन पद्धति के जो जन्मदाता है स्टूडेंट याद रखिएगा आपके फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल हैं। इनका देखिए यहाँ पर अधूरा नाम था, इनका पूरा नाम ये है आपका फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल है, यानी ऑप्शन ए सही है। यहाँ बी ऑप्शन में मॉन्टेसरी दे दिया था हमारे, सी ऑप्शन आपका गांधी जी, ऐसे करके ऑप्शन 4 रहेंगे। लेकिन आपका याद रखिएगा कि जो किंडरगार्टन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, आपके फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका मॉन्टेसरी पद्धति के जनक कौन है। ठीक है, आपका ऑप्शन में रहेगा फ्रोबेल था मेरिया मॉन्टेसरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरिया मॉन्टेसरी। इसको हमने वन लाइन फॉर्म में बना दिया है क्योंकि जो जनक है वो बदल नहीं सकते। जैसे बेसिक शिक्षा के जनक कौन है, तो गांधी जी बताएंगे। ठीक है, आपका किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है, तो आपका फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल बता देंगे। और आपका मॉन्टेसरी पद्धति के जनक कौन है, तो आपका मेरिया मॉन्टेसरी है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचायिका होती है। स्टूडेंट ठीक है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचायिका होती है। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है रूसो, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है गांधी जी और ऑप्शन डी है फ्रोबेल। स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपका ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो रूसो ने कहा था कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माता उपयुक्त परिचायिका होती है। ठीक है, तो यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका रूसो के द्वारा दिया गया। यहाँ पर यह कथन किसके द्वारा हमने नहीं लिखा है, आप समझ जाइए कि परिभाषा है और पूछा जा रहा है कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन तथा पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। संरक्षण का मतलब क्या है स्टूडेंट? सुरक्षा। ठीक है, तो जो ये कथन जो किसके द्वारा कहा गया है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि यह कथन किसका है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ है, सॉरी स्टूडेंट, देखिए बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन तथा पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। तो ये कथन किसने कहा था स्टूडेंट? याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए है मैजनी, ऑप्शन बी है फ्रोबेल, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है लॉक। तो स्टूडेंट याद रखिएगा किसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैजनी ने कहा था कि जो बालक नागरिकता का प्रथम पाठ जो होता है माँ के चुंबन और पिता के संरक्षण में सीखता है। ठीक है, तो किसने कहा था? तो मैजनी ने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, बच्चों के घर में प्रेम तथा स्वतंत्रता का वातावरण पाया जाता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन में है रूसो, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी है लॉक, ऑप्शन सी है डी है फ्रोबेल। तो क्या बताएंगे कि बच्चों के घर में प्रेम तथा स्वतंत्रता का वातावरण जो पाया जाता है, तो यह कथन किसका है? तो मेरिया मॉन्टेसरी जी के द्वारा यह कहा गया था कि बच्चों के घर में जो होता है प्रेम और स्वतंत्रता का वातावरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, अभिभावक शिक्षण की विधियां हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है मास मीडिया या जिसको हम हिंदी में भी मास मीडिया ही कहते हैं, बी ऑप्शन है आपका समूह सभा ग्रुप, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत संपर्क विधि और डी ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा कि अभिभावक शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं मास मीडिया के द्वारा भी दिया जाता है, और क्या है समूह सभा ग्रुप का मतलब क्या है कि कोई सभा आयोजित करके भी दे सकते हैं, और क्या है व्यक्तिगत संपर्क मतलब इंडिविजुअल कांटेक्ट करके भी क्या है अभिभावक शिक्षण जो है दिया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी सही होगा, ये सभी स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन करिए, अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसको हम दे रहे हैं अभी। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास आप लोगों को हो सकता है कि 8 बजे तक संभवतः मिल जाए या उससे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि कॉलेज से आने में लेट हो गया तो क्लास को शूट करने में वक्त लग गया। अभी देखिए 6 बज गया, अभी आप लोगों का हम क्लास से ही शूट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज की क्लास थोड़ा आप लोगों को विलम्ब मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का कि अभिभावक बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी पेरेंट्स बनने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक क्रियाओं का पूर्ण होना, दूसरा ऑप्शन है मानसिक तैयारी, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक रूप से सक्षम, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा डी आपका सही होगा, ये सभी होगा। देखिए शारीरिक क्रियाओं का पूर्ण होना का मतलब क्या है स्टूडेंट कि मतलब जो भी मतलब माता पिता हैं बनने वाले हैं तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो क्या होनी चाहिए, उन पूरा होना चाहिए, यानी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मानसिक तैयारी का मतलब क्या है स्टूडेंट कि मानसिक तौर से वो पूरी तरह से प्रॉपर मतलब मेंटल तरह से तैयार हो कि वो क्या है अभिभावक बनना चाहते हैं। फिर क्या आर्थिक रूप से सक्षम का मतलब है कि जब क्या होता है कोई भी व्यक्ति जब 2 से 3 होता है तो जाहिर सी बात है कि खर्च क्या होता है बढ़ता है, तो इसलिए क्या है आर्थिक रूप से सक्षम भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अभिभावक शिक्षण दर्शन में कितने विचारधाराओं को शामिल किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है आपका यथार्थवाद, बी ऑप्शन है आदर्शवाद, सी ऑप्शन है प्रयोगवाद और डी ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो जो अभिभावक शिक्षण दर्शन है तो उनमें क्या होता है स्टूडेंट, तो यथार्थवाद भी होता है आपका, आदर्शवाद भी होगा और प्रयोगवाद भी होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम के आधारभूत सिद्धांत हैं, यानी बेसिक जो थ्योरी है बेसिक सिद्धांत क्या होता है स्टूडेंट, तो ये आपको क्वेश्चन आपका पूछ रहा है स्टूडेंट। देखिए आपका क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन सा जो मतलब आधारभूत जो सिद्धांत है आपका अभिभावक शिक्षण में शामिल किया गया है। तो आपका देखिए ऑप्शन ए है स्टूडेंट ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण, बी ऑप्शन है हर बात को उदाहरण देकर समझाना, सी ऑप्शन है मातृभाषा व स्थानीय भाषा का प्रयोग और डी ऑप्शन है अभिभावकों के अनुसार समय का होना
और ई ऑप्शन है आपका ये सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम होता है तो उसका आधार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बेस। तो बेस का जो बेसिक जो थ्योरी है या बेसिक सिद्धांत जो है क्या क्या होता है, तो किसी को भी मतलब शिक्षण देने से पहले हम क्या करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रशिक्षित करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। फिर हर एक बात को अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा अगर उनको बताएंगे तो क्या होगा, वो उस चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। फिर क्या है आपका तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा वो स्थानीय भाषा का प्रयोग। का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट की मतलब किसी को भी पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ का जो मातृभाषा यानी जो मदर टंग लैंग्वेज है उसका यूज करना चाहिए, और जो स्थानीय भाषा वहाँ पर जो प्रचलित है वो भी उसका भी प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या है, अभिभावकों के अनुसार समय का होना, यानी जो अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम होता है स्टूडेंट, तो उसमें क्या है, अभिभावक के अनुसार क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। यानी जिस समय अभिभावक जो है खाली हैं उस समय जो है अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहिए स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की बालक अभिभावक संबंध को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। देखिए स्टूडेंट, कौन कौन से, ऑप्शन ए है अभिभावक अभिवृत्तियाँ, ऑप्शन बी है बाल पोषण विधियाँ, ऑप्शन सी है परिवार का आकार, और ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो देखिए बालक अभिभावक संबंध को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, तो अभिभावक अभिवृत्तियाँ होती हैं, बालक पोषण विधियाँ भी होता है, और क्या है, परिवार का आकार भी होता है। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब जो मतलब बच्चे और अभिभावक में जो बॉन्डिंग का कार्य करते हैं, तो क्या है, अभिभावक अभिवृत्तियाँ भी आपका आ जाएगा, बाल पोषण विधि यानी बालक को किस तरह से उनका पालन पोषण करना चाहिए ये भी होगा, और परिवार का आकार भी होता है। जैसे मान लीजिए वो न्यूक्लियर फैमिली में है या जॉइंट फैमिली में है, तो आकार भी क्या करता है, जो बालक और अभिभावक के संबंध को क्या करता है, मजबूत करता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला ऑप्शन है घर का वातावरण, दूसरा ऑप्शन है परिवार की संरचना, तीसरा ऑप्शन है बच्चे का जन्म क्रम, और चौथा ऑप्शन है परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, और पांचवा है आपका ये सभी। स्टूडेंट तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका घर का वातावरण भी क्या होता है, अभिभावक और बालक का जो संबंध होता है उसको प्रभावित करता है, परिवार की संरचना भी होती है, बच्चे का जन्म क्रम का मतलब कि एक से अधिक बच्चे हैं या उनमें जो डिफरेंसेस वो नहीं होना। फिर परिवार का क्या है सॉरी स्टूडेंट, परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी, ये भी क्या करता है, बालक और अभिभावक संबंध को बनाने या बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की बालक अभिभावक संबंध किन कारणों से मधुर नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, किन कारणों से जो है बालक अभिभावक संबंध जो है मधुर नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है संतुलित भोजन का अभाव, बी ऑप्शन है बालक का तिरस्कार व उपेक्षा, सी ऑप्शन है पालन पोषण में लापरवाही, और डी ऑप्शन है माता पिता का अशिक्षित होना, और ये ऑप्शन है आपका ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो संतुलित भोजन का अभाव भी क्या करता है, बालक और अभिभावक के संबंधों में क्या करता है, कड़वाहट लाता है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, बालक का तिरस्कार यानी किसी भी बच्चे का अगर बार बार हम तिरस्कार करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो ये भी क्या करता है, उनके संबंधों को मधुर नहीं होने देगा। फिर क्या है, पालन पोषण में लापरवाही, यानी जो माता पिता जो होते हैं अगर अपने बच्चे के पालन पोषण में लापरवाही करते हैं तो इससे भी क्या होता है, उनका अभिभावक और बालक का जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो भी प्रभावित होता है, यानी मधुर नहीं बन सकता है। फिर क्या, माता पिता का शिक्षित होना, तो ये भी क्या है, बहुत से पेरेंट्स जो हैं शिक्षा के कारण क्या करते हैं, अपने बालक की रुचियों को और उनके योग्यताओं को समझ नहीं पाते, तो ये भी क्या होता है, ये भी बालक और अभिभावक के जो संबंध होते हैं उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, या यूँ कह सकते हैं कि उनमें कड़वाहट लाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई सही होगा स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की परिवार की विशेषताएं हैं। आपका ऑप्शन ए है सार्वभौमिकता, बी ऑप्शन है भावनात्मक आधार, सी ऑप्शन है सदस्यों का उत्तरदायित्व, तो डी ऑप्शन है ये सभी। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका समुदाय परिवारों का एक समूह है, यह कथन किसका है, तो ये ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है गांधी जी, सी ऑप्शन है फ्रोबेल, और डी ऑप्शन है लॉक। सॉरी स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, समुदाय परिवार का एक समूह होता है, तो यहाँ पर यह कथन किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है उससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। का परिवार का मौलिक
व सार्वभौमिक कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि परिवार का मौलिक व सार्वभौमिक कार्य है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्राणी शास्त्रीय कार्य, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कार्य, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक कार्य और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो परिवार का जो मौलिक व सार्वभौमिक कार्य, सार्वभौमिक का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, मतलब पूरी तरह से सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट, ये सभी है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पारिवारिक प्रारंभिक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संकुचित अवस्था और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या हैं, ये तीनों हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये सभी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, कितनी होती हैं। तो आपको पहला ऑप्शन दे देगा 2 होती हैं, ऑप्शन बी दे दिया 3, ऑप्शन सी दे देगा 4 और ऑप्शन डी दे देगा 5। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं कितनी होती हैं, 3, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था कौन सी है। ठीक है, यानी पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्था तो हम बांट दिए, अब क्या पूछ रहा है कि प्रथम अवस्था कौन सी होगी। तो याद रखिएगा कि प्रारंभिक अवस्था को क्या होता है, परिवार की जो है जीवन चक्र की क्या है, प्रथम अवस्था होती है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है। तो याद रखिएगा कि द्वितीय अवस्था आपकी क्या होगी, विस्तृत अवस्था हो जाएगी। फिर परिवार की जो तृतीय अवस्था है स्टूडेंट, वो क्या पूछेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका संकुचित अवस्था हो जाएगी। देखिए प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तो प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है स्थापत्य का काल। यानी यहाँ पर क्या होता है, एक लड़का लड़की दाम्पत्य जीवन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थापत्य काल बोलते हैं। इसमें क्या होगा विस्तृत अवस्था में, तो विस्तृत अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट, वो 2 से 3 होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके बच्चे का जन्म होता है और तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो अवस्था क्या हो जाएगी, आपका विस्तृत अवस्था में आ जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा, आपका शिशु पालन होता है। ठीक है, विस्तृत अवस्था में कौन कौन से जो सहायक उप अवस्था कौन कौन सी आएगी, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि विस्तृत अवस्था की उप अवस्थाएं हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जो विस्तृत अवस्था की जो उप अवस्थाएं होती हैं, तो शिशु पालन वह आपका पूर्व स्कूल अवस्था होता है। फिर आपका हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय अवस्था हो जाएगा, उच्चतर विद्यालय अवस्था हो जाएगा और महाविद्यालय अवस्था हो जाएगा। ये सब क्या है आपके विस्तृत अवस्था में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह से आपका संकुचित अवस्था का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, की मतलब सिकुड़ जाना यानी सीमित हो जाना। यानी जो जीवन प्रारंभ हुआ था, क्या पति पत्नी से जीवन प्रारंभ होता है, यानी स्थापत्य काल से प्रारंभ हुआ और क्या वो संकुचित काल पर क्या होता है, फिर वही पति पत्नी बच जाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह स्टूडेंट कि जो हस्बैंड वाइफ जीवन का शुरुआत किए, फिर लास्ट में क्या होता है, संकुचित अवस्था में क्या हो जाते हैं, फिर वही पति पत्नी ही बचे रह जाते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे उनके बच्चे का जन्म हुआ, उन्होंने बच्चे का पालन पोषण किया और उनकी शिक्षा दीक्षा की और बच्चों का क्या हुआ, जॉब लग गया, बच्चे अपने क्या हुआ, अपने अपने जगह पर सेटल हो गए। बेटी है तो शादी हो गई, बेटी चली गई ससुराल, बेटा हुआ तो बेटे की भी शादी होगी, बहू आ गई और बेटा जॉब में चला गया। तो अब क्या हुआ, जो दाम्पत्य जो जीवन शुरू किए थे, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो बच्चे क्या हो गए, अपने अपने जगह पर सेटल हो गए। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में क्या होते हैं, वही बुजुर्ग अवस्था में क्या बचते हैं, पति पत्नी ही न बचते हैं। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया, संकुचित अवस्था ये कहा गया है, या यूं कह सकते हैं कि संकुचित परिवार भी इसको कह सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि संकुचित अवस्था कहते हैं। यानी जो पारिवारिक जीवन चक्र की जो तीसरी अवस्था होती है, वो क्या होती है स्टूडेंट, संकुचित अवस्था होती है। यहाँ से देखिए 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने आपको बता दिया, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की परिवार की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है स्थापत्य का काल, ऑप्शन बी है सेवानिवृत्त, ऑप्शन सी है शिशु पालन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो अभी हमने आपको बताया कि जो परिवार की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थापत्य काल
स्थापत्य का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टूडेंट कि कोई यहीं पर क्या हो रहा है, एक हस्बैंड वाइफ जो हो रहे हैं, यानी नौ जोड़ा जो क्या कर रहे हैं, जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए इसे स्थापत्य का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की विस्तृत परिवार के अंतर्गत आते हैं, मैंने विस्तृत परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी उप अवस्था, ये तो अवस्था होगी स्टूडेंट, ठीक है, ये मेन अवस्था होगी, लेकिन उसकी उप अवस्था यानी सहायक उप अवस्था जो है क्या होगी, तो देखिए आपका ऑप्शन ए है शिशु पालन व पूर्व स्कूल अवस्था, बी ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, सी ऑप्शन उच्चतर तथा महाविद्यालय, और डी ऑप्शन ये सभी। देखिए स्टूडेंट, उच्चतर विद्यालय और महाविद्यालय अलग अलग था, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे एक में कर दिया है, ठीक है। यानी ये जितने भी हैं आपके, ये क्या है, विस्तृत परिवार की उप अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या है। तो अभी हमने बताया कि पारिवारिक जीवन की तीसरी अवस्था क्या होती है, हमारी संकुचित परिवार होता है या संकुचित अवस्था होती है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि इरिन ओपनहीम के अनुसार पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, यानी अलग से एक विद्वान थे इरिन ओपनहीम जो थे, उन्होंने पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा था स्टूडेंट, तो 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था, याद रखिएगा। ऐसे नॉर्मल पूछेगा आपका कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती, तो हम ऑप्शन में 3 रहेगा तो हम 3 पर जाएंगे। अगर आपका इरिन ओपनहीम के अनुसार पूछेगा कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो उनके अनुसार क्या था, 4, तो 4 पे जाएंगे। अब वो चारों अवस्थाएं क्या क्या हैं स्टूडेंट, ये देख लीजिए। पहला अवस्था है एक अकेला व्यक्ति, दूसरा अवस्था है 9 दंपत्ति, तीसरा अवस्था है विस्तृत परिवार, चौथा अवस्था है आपका संकुचित परिवार। यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इन्होंने देखिए पारिवारिक जीवन क्या होता है, शादी से पहले क्या होता है, एक कोई भी, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, तो क्या होता है, वो पहले अकेला जीवन जीता है, तीसरे अकेला व्यक्ति हो गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या होती है, उसकी शादी होती है तो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करता है। फिर क्या है, विस्तृत मतलब उनके बाल बच्चे होते हैं, तो वो बड़ा परिवार, मतलब वही 2 लोग हस्बैंड वाइफ से क्या हुआ, परिवार बड़ा हो तो उसी को विस्तृत। फिर संकुचित में क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या हो गए, बच्चे अपने अपने जगह सेटल हो गए, फिर लास्ट में वही क्या होता है, पति पत्नी ही बच जाते हैं, इसलिए उसको संकुचित परिवार कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका सही होगा स्टूडेंट। सीक्वेंस आप यही याद रखिएगा कि इरिन ओपनहीम के पारिवारिक जीवन की प्रथम अवस्था क्या होगा, तो एक अकेला व्यक्ति, दूसरी अवस्था दाम्पत्य जीवन, तीसरी क्या हो जाएगी, विस्तृत। जैसे हमने लिखा है आप सीक्वेंस ऐसे ही याद करिएगा, चाहे एग्जाम में चाहे जैसे भी घुमा के पूछे आप आंसर कर दे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की पारिवारिक संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं। संप्रेषण का मतलब क्या है स्टूडेंट, कम्युनिकेशन, बातचीत। कितने तत्व होते, तो आपके ऑप्शन में रहेगा 6, ऑप्शन बी ऑप्शन रहेगा 5, सी ऑप्शन रहेगा 7 और डी ऑप्शन रहेगा 4। तो याद रखिएगा कि क्या है, संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं, तो 6 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की पारिवारिक संप्रेषण प्रमुख तत्व है, पारिवारिक संप्रेषण के प्रमुख तत्व हैं। पहला ऑप्शन है संप्रेषण, दूसरा ऑप्शन है संदेश, तीसरा ऑप्शन है संदेश उपचार, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पारिवारिक संप्रेषण होता है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये सभी हैं स्टूडेंट। संप्रेषण भी होता है, संदेश भी होता है, संदेश उपचार भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सभी हुए स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। इससे आप लोग आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और स्टूडेंट आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके साथ आपको जो भी सहायक सामग्री आपके पास अवेलेबल है, आप उसको भी साइड से पढ़ते रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट, बट यही क्वेश्चन आएंगे ये श्योरिटी नहीं है मेरे तरफ से, ठीक है। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से एंजॉय करते हुए पेशेंस के साथ पढ़िएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और आप अधिक से अधिक बच्चों को चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं परेशान हैं, इसके कोई मार्केट में कोई मटेरियल मतलब अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं, ठीक है। तो आप लोग ये राइट डाउन कर लीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ बच्चों आपके लिए, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।